सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स है। उसका पूरा कंटेंट इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। आपको इस वीडियो के अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझ पर बहुत आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको पूरा जो कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप ना कर पाएँ और आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। फर्स्ट इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग फिक्शन। देखो, रीडिंग फिक्शन को सिंपल टर्म में देखा जाए तो लोगों को लगता है कि सिंपल पास टाइम है जहाँ पे आप स्टोरी पढ़ लेते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। लेकिन जो आर्ट है रीडिंग फिक्शन की वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप पास टाइम के लिए सिंपल मज़े में से पढ़ रहे हैं। इसमें एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ इंगेजमेंट होता है नरेटिव के साथ। जो नरेटिव ने लिखा है आप उसके साथ इंगेज करते हैं। रीडर मस्ट नॉट ओनली फॉलो द सर्फस लेवल प्लॉट एंड करेक्टर बट ऑल्सो द अंडरनेथ ऑफ लेवल मीनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख लिया सिंपल, आपने वो लाइन पढ़ ली है बस इतना, लेकिन आपको रीड बिटवीन द लाइन भी करना आना चाहिए। मतलब जो अंदर अनरेड द लेयर ऑफ मीनिंग है वो आपको समझ आना चाहिए। इसके वेरियस एक्सपेक्ट में पहला आता है इंगेजिंग विद द थीम एंड सिंबल। थीम क्या होता है? थीम का मतलब होता है कि वो मैसेज या आइडिया जो ऑथर आपको इस स्टोरी के थ्रू देना चाहता है। जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक इंक्लूड करता है लव, लॉस, आइडेंटिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस। जो फिक्शन रीडर होते हैं ना, उनको इस चीज़ के बियॉन्ड देख के जाना पड़ता है कि क्या स्टोरी लाइन थी, उसका लार्ज चीज़ पे क्या थीम होगा, क्या ऑथर कनेक्ट करना चाह रहा है, वो सब सोचना पड़ता है और देखना पड़ता है। देन होता है सिंबोलाइज्म। सिंबोलाइज्म का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट या फिर कैरेक्टर जो किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हो, किसी कॉन्सेप्ट को। जैसे कि अगर एक सिंपल फ्लावर देखो तो हो सकता है कि वो सिंपल फ्लावर का मतलब सिर्फ सिंपल फ्लावर ही ना हो, बट कि फ्रिग्नैलिटी या फिर रिन्यूअल हो। तो मतलब आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। देन अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग एंड कल्चर न्यूसेंस। हर एक जो पीस ऑफ फिक्शंस होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट में होता है, लाइक या जैसे कि हिस्टोरिकल पीरियड, पर्टिकुलर सोशल सेटिंग या कल्चरल ड्रॉप। आपको उस पूरी चीज़ को समझने के लिए वो पीरियड या उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं जो ग्रेट डिप्रेशन या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में बता रही है, तो आपको उसका हिस्टोरिकल इवेंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप उस नॉवल से कनेक्ट कर पाएँ, उस चीज़ को समझ पाएँ। इसके साथ साथ कल्चरल नॉइसेंस भी ज़रूरी होता है। जैसे कि कम्युनिटी के बारे में, किसी ट्रेडिशन, रीजन के बारे में, उस कैरेक्टर की वैल्यू, बिलीफ और एक्शन को जानने के लिए। देन एम्पैथी एंड कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है फिक्शन रीडिंग की, वो होती है कि आपको एम्पैथाइज करना कैरेक्टर्स के साथ। अगर एक रीडर कनेक्ट करना चाहता है कैरेक्टर्स के साथ तो उसे एम्पैथाइज करना ज़रूर आना चाहिए कैरेक्टर के साथ, ताकि वो उनके जो इमोशन हैं उनको एक्सपीरियंस कर सके। उनका जो कैरेक्टर्स का डिलेमा रीडर ने लिखा है, जो ऑथर ने कैरेक्टर्स का डिलेमा लिखा है, वो रीडर समझ पाए। ठीक है। देन fiction often present character with a complex emotional and more conflict. A well-read fiction do not just follow the character action but also attempt to understand the internal word why they make a certain choice. मतलब कि आप अगर एक फिक्शन पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हाँ करेक्टर ने ये डिसीजन ले लिया, बट आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि करेक्टर ने डिसीजन लिया, ठीक है, बट क्यों लिया, क्या कारण था उसने ये चीज़ करी, या किस चीज़ के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है। उसके पर्टिकुलर इमोशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप एक पैसिव ना रहकर एक एक्टिव एक्सपीरियंस कर सको और एक एक्टिव रीडर बन सको। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालाइजिंग अ अंडरलाइंग मैसेज। रीडिंग फिक्शन के ज़रूरी होता है कि आपके पास एक क्रिटिकल अप्रोच हो। आपको सिर्फ थ्योरी को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना होता, बल्कि एक आर्ट जो होती है ना फिक्शन को रीड करने की, वो ये होती है कि आप बस सवाल पूछो कि वाई द ऑथर चूज सर्टेन इवेंट, व्हाट सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी कमेंट्री द नरेटिव मेक्स। मतलब किस वजह से हुआ है, किस वजह से ऑथर ने डिसीजन लिया, आपको वो सब देखना पड़ता है। इमर्सिंग इन अ वर्ल्ड क्रिएटर ऑफ द ऑथर। फिक्शन इज ऑफन अ पोर्टल टू अनदर वर्ड। फिक्शन में क्या होता है कि आप एक नए वर्ड का एहसास कर रहे हो, तो जहाँ पे रीडर आप, जैसे कि ऑथर ने एक नई फैंटेसाइज वर्ड के बारे में लिखा है, तो अगर रीडर उस चीज़ को पढ़ रहा है तो उस रीडर को ऐसा होना चाहिए कि उसके सामने वो वर्ड है, वो उस चीज़ को विजुलाइज करता होना चाहिए, वो कैरेक्टर की वॉइस को समझ पा रहा होना चाहिए, एक कनेक्शन गेन होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप ना उसी वर्ड में गुम गए हो। जैसे कि आप एक
आप देखते हो एक कार्टून, जैसे मान लो आप डोरेमोन देखते हो, तो आप डोरेमोन का जो एक वो गैजेट वाला वर्ड होता है ना, उसमें घुस जाते हो। तो इसी तरीके से आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी ऑथर को इमेजिनेशन में घुस जाना होता है, बिल्कुल वैसा ही अपने आप को बिलीव करना होता है। क्वेश्चनिंग द चॉइस ऑफ कैरेक्टर एंड द ऑथर पर्सपेक्टिव। रीडिंग फिक्शन इज अबाउट द क्वेश्चनिंग। आपको चीज़ों के बारे में, करेक्टर की चॉइस के बारे में, उसके मोटिव के बारे में सवाल पूछना होता है कि क्यों किया उसने ये। आपको नरेटिव के प्रोस्पेक्टिव को समझना होता है, ऑथर के व्यू पॉइंट को एग्जामिन करना होता है कि क्या क्या रीज़न थे कि ऑथर ने ये चीज़ लिखी, ऐसे क्यों लिखा, क्या बाइजनेस हुई, क्या आइडियलाइज्ड वर्जन था। आपको वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड जो अल्टीमेट पर्पस होता है फिक्शन को रीड करने का, वो होता है आपकी पर्सनल ग्रोथ। जो स्टोरी, कैरेक्टर या थीम प्रेजेंट किया जाता है, उसका एम होता है कि वो रीडर को इनकरेज कर सके कि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सके। अगर आप कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हो, आपको कोई या आप कोई स्टोरी देख रहे होते हो, तो अपने आप को आप रिकोनाइज कर पाते हो एज एन कैरेक्टर कि हाँ मेरी लाइफ में भी हुआ, तो आप कनेक्ट कर पाते हो। तो ऑथर का भी मेन एम यही होता है कि आप अपनी ग्रोथ कर सको या आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सको, पर्सनल रिफ्लेक्शन। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, द आज़ादी एज अ हिस्टोरिकल फिक्शन बाय छापा सिंह। आज़ादी छापा सिंह ने लिखी थी, जो कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, जो रियलिटी को जो फिक्शन को और रियलिटी जो थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, उसे ब्लेंड करके शो किया गया है एक हिस्टोरिकल इवेंट के तरह पे। ये जो नॉवल है वो वॉयलेंट आफ्टरमैथ दिखाती है पार्टीशन के बाद का, कि पार्टीशन हुआ, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद का क्या सिनेरियो रहा, उस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करती है कैरेक्टर्स की हेल्प से। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ फिक्शन विद द होलिस्टिक इवेंट। आज़ादी जो है वो क्लियर एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल फिक्शन का, क्योंकि ये एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो कि पार्टीशन है उसे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के साथ मिक्स करती है, और फ्रिक्शनल करेक्टर की हेल्प से ये हमें बताती है कि क्या रियलिटी रही उस टाइम पे। ये रीडर को उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ तो उन लोगों ने क्या इमोशनल एक्सपीरियंस किया, क्या फिजिकल साइकोलॉजिकल चीज़ें उनके साथ रही, वो सब रीडर को दिखाती है, मतलब एकदम रियलिटी उसे फील कराती है। स्पेसिफिक ड्राई या फैक्चुअल मैनर में नहीं बताती, बट एक फ्रिक्शनल नरेटिव की तरह दिखाती है, जो कि ह्यूमन एलिमेंट लेकर आता है हिस्टोरिकल ऑकरेंस के अंदर। रिफ्लेक्शन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म। दिस नॉवल डेव इनटू द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ये नॉवल हमें बताती है कि क्या साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनिज्म का और फ्रीडम स्ट्रगल का एक इंडिविजुअल की लाइफ का। ये वो पीरियड को दिखाती है पार्टीशन के, जहाँ पे वायलेंट सेपरेशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बाद, और जिसकी वजह से ह्यूमंस ने कितना सफ़र करा बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। ये बुक इंडिपेंडेंस के उस ट्रॉमा को दिखाती है जो एक इंसान ने झेला है, एक इंसान का क्या पर्सनल ट्रॉमा, क्या पर्सनल लॉसेस हुए, वो सब बताती है। मतलब एक ओवरऑल लेवल पे नहीं, एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या इमोशन एक्सपीरियंस करे, वो चीज़ दिखाती है। देन थीम ऑफ आइडेंटिटी सेपरेशन ह्यूमैनिटी। इस नॉवल की जो थीम है वो है हमारा आइडेंटिटी सेपरेशन ह्यूमैनिटी। ये दिखाती है कि किस तरीके से माइग्रेशन करना पड़ा रिलीजियस डिवाइड की वजह से, फैमिलीज़ को, फ्रेंडशिप टूट गई, कम्युनिटी बिखर गई। नॉबल कैरेक्टर्स जो हैं वो बिलोंगिंग आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करने लगे। एक इंसान को फोर्स किया गया कि वो चूज़ करे कॉन्फ्लिक्टिंग नेशनल कल्चर रिलीजियस आइडेंटिटी के बीच में, जिसके बीच में उसकी दोस्ती, लोगों की कनेक्शन सब खत्म हो गए। किस तरीके से लोगों को फोर्स किया गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं, वो इमोशनल ट्रोमल में होके गुजरे हैं, और उनके घर खो गए, उनसे लव्ड वन बिछड़ गए। वो सारी चीज़ इस चीज़ में दिखाई गई हैं। कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल uplift. In addition to the personal struggle, Azadi examined culture and social upheavals caused by the independence movement and partition. ये जो आज़ादी वाली नॉवल है, इसके अंदर जो कल्चर एंड सोशल अपहिल्स किए इंडिपेंडेंस की वजह से हुए पार्टीशन में, वो सब भी चीज़ें दिखाई गई हैं। नॉवल बताता है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल चेंजेस आने की वजह से सोशल और कल्चर नॉर्म भी चेंज हुए, कैसे एक जो कम्युनिटीज़ थी जो बिल्कुल टूट गई, बीच में से अलग हो गई, रिलीजियस वायलेंस हुए, लोगों के डीप स्केयर्स रह गए हैं उनके अंदर, कि कैसे उन लोगों ने अपने लव्ड वन को खोआ। और ये वो सारे इवेंट्स को बताता है, दिखाता है कि हिस्टोरिकल ट्रॉमा जो लोगों ने झेला, और इस चीज़ को, इस नॉवल को पढ़ने के बाद एक इंसान ये महसूस कर पाता है कि किस तरीके से
लोगों ने वो सेपरेशन का ट्रॉमा झेला था जहाँ पे कल्चर और सोसाइटल टेंशन थी। और इसके साथ साथ ये इंट्रीगल पार्ट दिखाता है करेक्टर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, कि उन्होंने बाद में कैसे अपने आप को सर्वाइव किया, वो सारी चीज़ें भी। नॉइज इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री थ्रू द पर्सनल लाइफ। Azadi frictional, historical frictional is an ability to provide a noiseless understanding of impact of history on a personal life rather than focusing on a broad political narrative or the factual aspect of independence. ये जो नॉवल है ये किसी एक फैक्चुअल एक्सपेक्ट को या फिर एक ब्रॉडर पॉलिटिकल नरेटिव को नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि एक पर्सनल की लाइफ पे, एक पर्सनल लाइफ पे इंसान का क्या फ़र्क पड़ा था एक हिस्टोरिकल इवेंट का, कि क्या इंसान ने पर्सनल कोर्स दी है उस आज़ादी की। ठीक है, हम कहते हैं कि महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया, सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रगल किया, बट आज़ादी के बाद जो ट्रॉमा लोगों ने झेला है, जो वैल्यू उन्होंने पे करी है अपने लव्ड वन को खो के, वो सारी चीज़ों को ये बताती है। एक इमोशनल रेजिडेंस ऑफ द स्टोरी एलिवेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, अलाउइंग रीडर टू बेटर अंडरस्टैंड द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु वर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस हिस्टोरिकल चेंजेस. Chapa Singh uses of partition as a microscopic of larger national struggle. Setting the novel during a partition period, Chapa uses the macrocosm of Indian struggle, freedom struggle and partition, and microcosm of individual and collective struggle. छापा सिंह ने क्या किया है कि उन्होंने पार्टीशन पीरियड को लेके एक मैक्रोजम दिखाया है फ्रीडम स्ट्रगल का, बट माइक्रोजम मतलब इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें बता के और कलेक्टिव स्ट्रगल को बता के उन्होंने उसे और नैरो डाउन किया है. Then the Kalyani in Anand Mat by the Bankim Chand Chattopadhyay. कल्याणी जो थी वो एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ की, जो कि एक इसेंशियल रोल प्ले करती है और वो दिखाती है वुमेन्स को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन. उसने जो ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट था वुमेन का लिटरेचर में, उसके बियॉन्ड जाके आनंद मठ ने कल्याणी को रिप्रेजेंट करा है. शी इज़ अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, स्ट्रेंथ एंड पैट्रियटिज्म, जिसके अंदर वो सारी आइडल क्वालिटी हैं जो एक इंडियन वुमेनहुड के अंदर होनी चाहिए ड्यूरिंग अ इंटेंस नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. कल्याणी एज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस. कल्याणी को आनंद मठ ने एक ऐसी वुमेन की तरह पोर्ट्रे किया है जो कि अनकंडीशनली डिवोट है फॉर अ इंडियन इंडिपेंडेंस. उसने अपना सब कुछ छोड़ के अपने आप को डिवोट कर दिया फॉर अ कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस. उसका जो एक कैरेक्टर है वो कन्वेक्शनल जो रोल है औरतों का या मदर्स का जो दिखाया गया, हर जगह सुना गया उस टाइम पे, उससे बिल्कुल अलग है. वो दिखाता है कि किस तरीके से कल्याणी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में. थ्रू द नॉवल कल्याणी एक सेक्रीफाइस पर्सनल डिज़ायर की तरह शो की गई है कि कैसे उसने अपनी खुद की डिज़ायर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और इवन वेलबींग ऑफ आर फैमिली फॉर ग्रेटर नेशनल कॉज. इवन अपनी जो फैमिली है उस चीज़ को भी छोड़ के सिर्फ नेशन के बारे में सोचा. शी हैज़ टेकन ऑन अ रोल ऑफ वॉरियर, नॉट जस्ट इन अ लिटरल सेंस ऑफ वर्ड बट ऑल्सो द इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, सपोर्टिंग हर हस्बैंड एंड डिवोर. मतलब उसको एक वॉरियर की तरह दिखाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लिटरल सेंस में, बल्कि उसने अपने हस्बैंड को मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी. शी embodied the sublime selflessness associated with nationalist movement and collective good of nation. She prioritized over personal happiness and comfort. आनंद मठ ने दिखाया कि किस तरीके से कल्याणी ने कलेक्टिव गुड्स ऑफ नेशन के लिए, मतलब नेशन के भले के लिए, सबके अच्छाई के लिए अपनी जो पर्सनल हैप्पीनेस, अपना जो कंफर्ट था उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन वुमेन इन आइडियल इंडियन वुमेनहुड. कल्याणी का जो करेक्टर है वो आइडलाइज्ड रोल ऑफ वुमेन दिखाता है नेशनलिस्ट डिस्कोर्स में ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ कॉलोनियल स्ट्रगल. किस तरीके से औरतों ने भी नेशनलिज्म में साथ दिया था, स्ट्रगल में साथ दिया, उस चीज़ को आनंद मठ ने कल्याणी की हेल्प से दिखाया है. वुमेन 19th सेंचुरी में ऑफन ऐसे दिखाई गई हैं कि वो एक मतलब डोमिनेटिंग टाइप की, कि उन पे जो मेल्स थे वो डोमिनेट कर रहे हैं. बट यहाँ पे उन्होंने कल्याणी को एक स्ट्रेंथ, एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है कि किस तरीके से एक इंडियन वुमेन ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट फॉर द नेशन, फॉर द अपहोल्ड ऑफ द नेशन वैल्यूज. हर करेक्टर मिरर फॉर इमेज वुमेन बीइंग अ मोरल बैकबोन ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी पर्टिकुलर टाइम ऑफ डिजास्टर्स. उसमें दिखाया है कि किस तरीके से एक जो वुमेन होती है वो मॉरल बैकबोन होती है अपनी फैमिली और सोसाइटी का डिस्ट्रेस के टाइम पे.
ये क्लोजली टाइड जो जनरल नोशन था उस चीज़ को तोड़ता है और दिखाता है कि वुमेन किस तरीके से प्योरिटी, ड्यूटी एंड रॉयल्टी की तरफ होती हैं। कल्याणी इज़ विलिंग टू अबांडन हर इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर द ब्रॉडर कॉज ऑफ नेशनल बिल्डिंग। कल्याणी जो थी वो अपना खुद का सब कुछ छोड़ने को तैयार थी सिर्फ एक नेशन बिल्डिंग के लिए। स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस इन अ फेस ऑफ एडवर्सिटी। ऑल्थो कल्याणी को पोर्ट्रे किया एज अ सेल्फलेस एंड डिवोटेड वाइफ, शी इज़ फॉर फ्रॉम पैसिव। मतलब भले ही वो एक सेल्फिश और डिवोटेड वाइफ थी, बट वो एक पैसिव ये नहीं थी कि वो सबके इंस्ट्रक्शन मानती रहे। शी इज़ एन एक्टिव वूमेन, शी इज़ एन रिसाइलेंट एंड स्ट्रॉन्ग करेक्टर, जो हर तरह की हार्डशिप सहने को तैयार थी सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। शी डज नॉट मेयरली फॉलो द डिसीजन ऑफ मेल कैरेक्टर, बल्कि उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हर मूवमेंट में, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया फ्रीडम के मूवमेंट में। शी शी हैज़ अ वर्च्यू ऑफ करेज, मॉरल फॉर्टिट्यूड, जो क्वालिटी एक आइडल वुमेन की तरह पोर्ट्रे की गई है। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ जो कल्याणी में दिखाई गई वो डीप कनेक्शन बताती है वुमेन्स का रोल सोसाइटी में और लार्जर सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स ऑफ अ टाइम। वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनलिज्म। कल्याणी की हेल्प से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सिर्फ एक आइडल सेक्रीफाइस ही नहीं दिखाया, बल्कि ये भी दिखाया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वुमेन्स ने एक्टिव रोल प्ले किया नेशनलिस्ट के लिए, एक नोबल कॉज के लिए। जो कल्याणी के एक्शन थे वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑफ द टाइम, हर एजेंसी विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट इलिस्ट्रेट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हाउ द वुमेन वन सीन इन कॉन्डर नेशनलिज्म। मतलब कि जैसे उस टाइम पे वुमेन्स का रोल डिफाइन किया था, उसके रोल से बिल्कुल अलग कल्याणी का रोल जो है वो दिखाया गया। बंकिम चट्टोपाध्याय ने चैलेंज किया जो वुमेन्स के पैसिव रोल थे, उनको चैलेंज करके वुमेन को एज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया नेशन बिल्डिंग में। इट इज़ एन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एम्पावरमेंट एंड नेशनलिज्म, जहाँ पे एक वुमेन सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपने नेशन के लिए लड़ी है। इम्पैक्ट ऑन कल्चर नेरेटिव। कल्याणी सेक्रीफाइस और पैट्रियटिज्म का सिंबल है जो रिफ्लेक्ट करती है ब्रॉडर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। उसका जो कैरेक्टर है वो दिखाते हैं कैसे वुमेन्स ने रोल प्ले किया नेशन बिल्डिंग में और एक फ्रीडम स्ट्रगल में। वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनी नेशनलिस्ट लिटरेचर की, जिसके हेल्प से वैल्यूज़ और आइडल्स को आर्टिकुलेट किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नॉट ओनली कंस्ट्रक्टेड द आइडल्स फॉर अ वुमेन बट ऑल्सो बिल्ड अ culture narrative that urged women to align their personal identities with the struggle of national independence. Kalyani sacrificed her devotion to the cause ultimately become important contribution to the nation more fabric. It caused both the patriotism and women emancipation. मतलब इस चीज़ ने दोनों किया, इस चीज़ ने वुमेन्स को एग्जीगेट किया कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जोड़े और अच्छे काम के लिए आगे बढ़े। सो इसी के साथ आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब पूरा बाकी का कंटेंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।